प्रतिभागी साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ, पॉम्पे कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष एवं मंगलूरू विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ का अध्यक्ष, आप सभी को इस कार्यक्रम में, ये जो आवासीय कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला यह श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश और पॉम्पे कॉलेज हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज आइकड़ा मंगलूर और मंगलूरू विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह कार्यक्रम संचालित है। तो आज का जो व्याख्यान है 47वां व्याख्यान। आज के व्याख्यान का विषय है डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति। आज का एक महत्वपूर्ण व्याख्यान है, जैसे कि हम यहाँ कर्नाटक में मतलब दक्षिण में बैठ करके सुदूर जो जम्मू और कश्मीर के जो प्रांत है वहाँ से हमारे साथ जो विभाग में जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा, वे आज के व्याख्यान देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं। मैं उनका अपनी ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से और संघ की उसके साथ साथ श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा की ओर से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। मित्रों, आप सभी जानते हैं यह 47वां व्याख्यान है। यह व्याख्यान जो पिछले साल 2020 जुलाई 31 जो प्रेमचंद की जन्म जयंती जो है, उस जन्म जयंती से जो इस व्याख्यान की शुरुआत हुई थी और तब से यह गतिमान है। इस व्याख्यान में जिसके अभी तक 46 व्याख्यान हो चुके हैं, दिनेश पाठक उनसे शुरू करके डॉक्टर अनुज लुगुन जो आदिवासी कवि हैं, शैलेंद्र नाथ मिश्र SLBS जो डिग्री कॉलेज के हिंदी विभाग अध्यक्ष, उनका व्याख्यान हुआ है। प्रोफेसर आशीष त्रिपाठी जो BHU के प्रोफेसर हैं, सत्यदेव त्रिपाठी जो मुंबई में नाटककार हैं, उनका व्याख्यान हुआ है। मिथिलेश शर्मा मुंबई की, अरुण होता जो पश्चिम बंगाल विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग अध्यक्ष हैं, उनका व्याख्यान हो चुका है। और विभूति नारायण राय जो पूर्व पुलिस महानिदेशक एवं कुलपति महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, उनका। और अवधेश कुमार, उमापति दीक्षित जो अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षा विभाग जो केंद्रीय हिंदी संस्थान वहाँ जो कार्यरत है, उनका व्याख्यान हुआ है। और हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री राजेश जोशी, अशोक वाजपेयी जी और दक्षिण से केरल से प्रोफेसर अरविंदाक्शन जो पूर्व समकुलपति है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के वर्धा के। और उसके साथ सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का, महेंद्र नाथ पांडे, जयशंकर बाबू जो पांडिचेरी में रहते हैं, और प्रोफेसर TV कट्टीमनी जो अभी फिलहाल वर्तमान में विशाखापट्टनम विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर हैं, उनका व्याख्यान। DK चौबे नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं, जयंती प्रसाद नौटियाल जो गढ़वाल में रहते हैं, नंदकिशोर पांडे। तो इस प्रकार हमारे इस व्याख्यान में जो बहुत से लोगों का व्याख्यान हो चुका है। तो आज के इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ी हुई है व्याख्यान देने के लिए जम्मू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आचार्य प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा। मैं इनका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए आज के स्वागत उद्बोधन और हमारे जो आज के अतिथि वक्ता हैं प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा, इनका परिचय देने के लिए मैं श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के हिंदी विभागाध्यक्ष
डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी का मैं स्वागत करता हूं। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मंजुनाथ जी। स्वागत है सर। आवाज आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, साफ आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला की हमारी वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर परमेश्वरी शर्मा जी ने अपने व्यस्ततम समय में से हम लोगों के लिए आज डोगरी साहित्य, लोक साहित्य और संस्कृत के ऊपर आप अपना वक्तव्य देने के लिए हम लोगों को गंगा कावेरी व्याख्यान माला में जो समय दिया है, उसके लिए मैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आयोजकों की ओर से अपना हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मित्रों, आभासी मंच पर उपलब्ध सभी विद्वानों का स्वागत करते हुए सभी शोधार्थियों का उनकी उत्सुकता को शांत करने के लिए जो ये व्याख्यान माला का क्रम लगातार चल रहा है, उसमें आज सब उपस्थित लोगों का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमारे जो दो महान भावों का विशेष योगदान रहा है, हमारे दोनों संस्थानों के प्राचार्य, जिसमें पोम्पई कॉलेज एकला मंगलुरु कर्नाटक के प्राचार्य प्रोफेसर पुरुषोत्तम केवी जी, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज गोंडा उत्तर प्रदेश की प्राचार्य डॉक्टर वंदना सारस्वत महोदया जी, इन लोगों का लगातार निर्देशन हमारे इस कार्यक्रम में लगातार उनका जो शैक्षिक उन्नयन की उनकी सहभागिता और निर्देशन है, वो लगातार हम लोगों को मिलता रहा है। इसी क्रम में आज मैडम डॉक्टर परमेश्वरी शर्मा जी ने जो समय दिया, मैं उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही उनके परिचय देने का मुझे एक अवसर मिला है। मैं उनके परिचय के बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं शैक्षिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और मूलतः डोगरी साहित्य के क्षेत्र में तो उनका कार्य बड़ा अद्भुत रहा है। वो इसके पहले डोगरी विभाग जम्मू विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही हैं, हिंदी विभाग जम्मू विश्वविद्यालय की भी वो पूर्व अध्यक्ष रही हैं, अधिष्ठाता कल्याण छात्र कल्याण विभाग जम्मू विश्वविद्यालय की वो डीन के रूप में काम कर चुकी हैं। कर्नाटक जो है विश्वविद्यालय के लगभग सभी कमेटियों के में सक्रिय सदस्यता और उनकी प्रतिभागिता स्पष्ट रूप से हमको दिखाई पड़ती है। इसी के साथ साथ उन्होंने अपना जो इसमें वर्तमान पद है उनका, वो प्रोफेसर हिंदी विभाग जम्मू विश्वविद्यालय के रूप में कार्य कर रही हैं। पूर्व अध्यक्ष के रूप में, कृतकार्य रूप में वो काम कर ही चुकी हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये तो पद है, पद का उन्नयन लगातार होता रहा है, लेकिन उनकी जो योग्यता है, उस योग्यता के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि अब तक उन्होंने 45 एमफिल स्तरीय शोध कराया है। 45 एमफिल का शोध कराने का मतलब है कि वो एक तरह से पीएचडी का ही कार्य। इसी तरीके से लगभग 14 पीएचडी उनका संपन्न हो चुका है उनके निर्देशन में, और इसके अलावा भी तमाम शोध छात्र उनके साथ जुड़े हुए हैं। आपने लगभग 50 से अधिक शोध पत्रों का भी प्रकाशन आपने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं और शोध पत्रिकाओं में किया है। इसके साथ ही आपकी 6 पुस्तकें भी अब तक प्रकाशित होकर के साहित्य संसार के सामने आ चुकी हैं। मित्रों, आज डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति, जिसमें बहुत कम जानकारी हम लोगों के पास है, आज उन्होंने अपना वक्तव्य इस पर देना स्वीकार किया है, जिससे पूरे देश में जो लोग इस आभासी मंच से जुड़े हुए हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला से, उनको एक अवसर मिलेगा कि वो डोगरी के समृद्ध लोक साहित्य और उस संस्कृत को समझने का प्रयास कर सकते हैं। मैडम के साथ इनका बड़ा गहरा अनुभव है, चूंकि आप इस विभाग की भी अध्यक्षा रह चुकी हैं। तो ऐसे में आपका आज का जो एक तरीके से लोक सांस्कृतिक चेतना का जो नेतृत्व परक व्याख्यान होगा, वो हम लोगों के लिए बड़ा विशिष्ट होगा। मैं और अधिक समय न लेकर के अपने मुख्य वक्ता को समय देने के लिए आपसे जो है आपका हार्दिक स्वागत करते हुए इस मंच पर, कि आपने मैडम समय दिया है और आपने एक अच्छे विषय पर समय दिया है, जिसमें आपका अपना अनुभव है, जिस पर आपने कई शोध कार्य करा चुके हैं। तो ऐसे में आप जैसे एक व्यक्तित्व को प्राप्त करके हमारा गंगा कावेरी व्याख्यान माला का आज का जो अवसर है व्याख्यान माला का, वो हमें और समृद्ध करेगा, और हमारी जिज्ञासाएं जो इसके बाद में होंगी उनको आप अपने जो है उससे जो है कुछ न कुछ उसका कोई न कोई रास्ता आप निकालेंगी, बताएंगी, उनकी जिज्ञासाएं भी शांत करेंगी। इसी क्रम में मैं मंजुनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
स्वागत और परिचय देने हेतु आपका धन्यवाद और आपको भी इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मित्रों, इस कार्यक्रम में पूरे भारत में इस आवासीय मंच पर जो हमारे प्रतिभागी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदी अध्यापक मित्र और हिंदी प्रेमी और शोधार्थी मित्र, अध्यापक, जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन सभी का मैं फिर से स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुए आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याख्यान है डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति। क्योंकि डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति के बारे में हमें ज्यादा जानकारी ना होती है, या हो तो भी हम क्या है किसी साहित्य में उसके बारे में हमें जानकारी हम प्राप्त कर चुके हुए होते हैं, मगर यहाँ पर इस व्याख्यान में वहाँ जो जहाँ डोगरी जो भाषा बोली जाती है उसी क्षेत्र में जो डोगरी के विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई है प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा, जो जम्मू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, वहाँ के प्रोफेसर हैं। और इनका आज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण, हमारे इस व्याख्यान में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति। तो मैं बिना किसी समय का जो बर्बाद किए हुए मैं सीधा सा, क्योंकि इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए मैं प्रथमतः मैं मैडम का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूं, क्योंकि हमने जिस वक्त उनसे अनुरोध किया तो वो तुरंत हमारे इस आवासीय मंच पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हो गई है। तो मैं अपनी ओर से, हमारे कॉलेज की ओर से, SLBS कॉलेज गोंडा, इन सब की ओर से मैं उनका हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस आज के इस डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति इस विषय पर उनके व्याख्यान है तो मैं डॉक्टर प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू, इनका मैं स्वागत करता हूं। मैडम, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आज 47वें व्याख्यान में जुड़े सभी विद्वान श्रोताओं को प्रणाम, नमस्कार। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर S.A. मंजुनाथ तथा डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी को बहुत बहुत बधाई। ये श्रम साध्य कार्य है। प्रत्येक सप्ताह एक नए वक्ता को बुलवाना आसान काम नहीं है, किंतु आप बखूबी इसे निभा रहे हैं। हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा विशेष धन्यवाद डॉक्टर मंजुनाथ जी को और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस व्याख्यान माला में साहित्य की विविध विधाओं को लेकर खूब चर्चा परिचर्चा होती रही है, किंतु आज शिष्ट साहित्य से थोड़ा हटकर हम लोक साहित्य की ओर मुड़े हैं। मेरा संबंध चूंकि जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रांत से है, इसलिए जम्मू की लोक गाथाओं, लोक साहित्य पर बात करना मैंने उचित समझा। जम्मू कश्मीर राज्य, जैसा कि सब जानते हैं कि 3 विभिन्न भौगोलिक इकाइयों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। हाल ही में इसे केंद्र शासित राज्य का दर्जा भी प्राप्त हुआ है, लेकिन अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारी रगों में, हमारे जीवन में, हमारे कल्पना में, हमारे जहन में पूरी तरह से समाया हुआ है। इसलिए ये तीनों क्षेत्र जो हैं हमारे अपने हैं। तीनों की अलग अलग भाषाएं और अपनी अपनी पहचान है, और तीनों क्षेत्रों के रहने वाले लोगों की अपनी अपनी जीवन शैलियां हैं। मोटे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ये क्षेत्र अनेक संस्कृति रूपी नदियों का क्षेत्र है, जो आगे चलकर एक बड़े नद में मिलकर
संश्लिष्ट संस्कृति को जन्म देते हैं। डोगरे, जम्मू के रहने वाले लोगों को डोगरे कहा जाता है। डोगरे, गुज्जर, बकरवाल, पंजाबी, पहाड़ी, किश्तवाड़ी, भद्रवाही आदि लोग इसकी विविधता के द्योतक हैं। इन सब लोगों की लोक संपदा के अजस्र स्रोत इस क्षेत्र में बिखरे पड़े हैं, जहां डोगरी, कश्मीरी, लद्दाखी, गोजरी, पहाड़ी, भद्रवाही, पंजाबी, बाल्टी आदि अन्य अनेक बोलियां, भाषाएं यहाँ मिलती हैं और लोक साहित्य विपुल मात्रा में इन बोलियों का उपलब्ध है। ये लोक साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत की सच्ची तस्वीर है। लोक साहित्य किसी भी क्षेत्र के जीवन, लोक संस्कृति और जातीय यथार्थ के साथ जुड़ा होता है, गुंथा होता है। यहीं पर हम ये भी स्पष्ट कर दें कि मानस भूमि, लोक मानस भूमि एक राष्ट्रीय और दूसरी वैश्विक होती है। इसलिए लोक साहित्य की अर्थ व्याप्ति राष्ट्रीय भौगोलिक सीमाओं का अतिक्रमण करती हुई सार्वभौमिक मानव मूल्यों की वैश्विक उपादेयता पर भी विचार करती है। आमतौर पर लोक के पर्याय के रूप में अंग्रेजी के फोक शब्द को लिया जाता है, लेकिन फोक एक ऐसी वाचिक परंपरा के रूप में स्वीकृत है जिसमें सब कुछ पीछे छूट गया है, जो गंवारू है और अनपढ़ लोगों से जुड़ी हुई है। फोक प्रमाण के रूप में स्वीकृत नहीं होता, जबकि लोक प्रमाण के रूप में स्वीकृत है। मैडम आपसे निवेदन है, हाँ जी मैडम आपसे निवेदन, वो आप मोबाइल से जुड़ी हुई ना? जी जी, हाँ मोबाइल से जुड़ी हूँ। उसको एक जगह पर रख दीजिए मैडम। हिल रहा है ओके, कैमरा हिल रहा है। अच्छा अच्छा, मैं भी एक जगह पर रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाथ में पकड़ा था ना। हाँ हाँ, इसीलिए वो हिलता है। वैसे मैं सुनाई दे रही हूँ ना, सुन रही है ना, मेरी आवाज आ रही है ना? परमेश्वर मैडम, हमें ऐसा आभास होता है कि क्या कश्मीर में धरती हिल रही है, जम्मू में ऐसा लगेगा। इधर के लोगों को, हम केरल में बैठे हैं, कि हमें लगा है कि उधर कुछ ऐसा भूकंप सा कुछ हो रहा है, ऐसा लग जाएगा। देखिए प्रमोद जी क्या कह रहे हैं। मंजुनाथ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, नमस्कार। लता चौहान जी नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत। मैडम, अच्छा परमेश्वरी मैडम चली गई इसमें है क्या? नहीं अभी आ गई जुड़ी भी है। अच्छा मैडम आ गई ना? आ गई हूँ। एक जगह पर रख दीजिए मैडम, एक जगह पर रख दीजिए मैडम। अब नहीं हिलेगा, अब नहीं हिलेगा। एक जगह प्रणाम सर, प्रमोद जी प्रणाम सर। जी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। मैंने अभी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैंने अभी फोक और लोक का अंतर स्पष्ट करते हुए एक बात, मैडम ऊपर, थोड़ा ऊपर रखिए कैमरा। अभी ठीक है? नहीं, थोड़ा ऊपर रखिए इमेज, और थोड़ा। हाँ यस, अब ऐसे ही रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए मैडम। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया, आप ठीक है ठीक है। हाँ, उसको रख दीजिए मैडम, अभी बोलिए, आराम से बोलिए। फोक और लोक का अंतर मैंने स्पष्ट किया कि फोक अंग्रेजी लोक के पर्याय के रूप में वरता जाता है, प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन फोक और लोक में अंतर है। लोक प्रमाण के रूप पर स्वीकृत होता है, जबकि फोक मृतप्राय है, जिसमें सब कुछ खराब है, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसलिए जब हम अपने देश के, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, तो ये निरंतर सजग
जुड़ी अब ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है मैडम, ठीक है, आ रही है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। बोलिए। तो जब बात करते हैं अपने भारतवर्ष की, तो भारत में लोक की दृष्टि से जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि वह निरंतर सजग और मंगल विधायनी सत्ता है। और इस प्रकार लोक हमारे वर्तमान, यथार्थ और अतीत की कंदराओं में लोक अनुभूति से जुड़ा हुआ है, जिसमें बहुत कुछ समाहित है और उसका संबंध हमारे वर्तमान से है और वह आउटडेटेड कभी नहीं हो सकता। वह जब हम फोक को वाचिक परंपरा से जोड़ते हैं तो मान बैठते हैं कि लोक साहित्य लिखित रूप में होता ही नहीं, तो फिर लोक साहित्य का कोई रचनाकार भी नहीं होता। ऐसा नहीं है कि लोक साहित्य मौखिक ही होता है। ऐसा माना जा सकता है कि लोक गीत, लोक गाथा, लोक कथा आदि की परंपरा मौखिक होने के कारण, यानी कि इन सब विधाओं की परंपरा मौखिक है और मौखिक होने के कारण सुरक्षित और उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद, इन सब के बावजूद कालांतर में ये सब चीजें लिपिबद्ध की गई हैं और लिपिबद्ध हो जाने के कारण इनका अमूल्य भंडार हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में विद्यमान है। हमारे पास इसका बेशुमार भंडार है। ऐसा भी नहीं है कि लोक साहित्य अतीत हो चुकी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवधारणाओं का संकलन मात्र है। ये किसी भी देश, क्षेत्र के लोक जीवन, लोक संस्कृति, देशीय और जातीय यथार्थ के साथ सामूहिक चेतना में, सामूहिक अवचेतन में समाये हुए स्वप्नों की अदम्य निधि में समाहित रहते हैं। यदि हम अपने डोगरी लोक साहित्य की बात करूं तो ये भी अनेक रूपों में उपलब्ध है, जिसमें लोक गाथा, लोकगीत, लोक कथा और इनके साथ साथ लोक विश्वास, लोक मान्यताएं आदि विविध रूप इसके हमें मिलते हैं। इसकी विविध विधाओं में सर्वप्रथम विविध विधाओं की जड़ें जो हैं सांस्कृतिक समाज में, इसकी सांस्कृतिक सामाजिक जड़ों के साथ लोकल और ग्लोबल कल्चरल रूट्स तक अपनी सारगर्भित विरासत को ये साहित्य, लोक साहित्य विरासत बनाता है और ये विरासत हमारी पूरी तरह से प्रासंगिक है। हम यहाँ पर सबसे पहले डुग्गर की लोक गाथाओं में उपलब्ध कुछ ऐसे मोटिफों की बात करेंगे, अभिप्रायों की बात करेंगे जो संभवतः डुग्गर क्षेत्र में ही मान्यता प्राप्त है। अब ये एक मुझे लगता है कि ये हम सब लोगों के लिए, जो मेरे श्रोता यहाँ हैं, उनके लिए एक नई बात होगी, क्योंकि सती का नाम, सती की बात तो हम सब लोग करते आए हैं, लेकिन ये डोगरी के लोक साहित्य में जो सती है वो बिल्कुल एक अलग सी बात आपको मैं सुनाने वाली हूँ। सामान्यतः सती जो उसे कहा जाता है जो अपने पति के साथ अपने प्राणों का उत्सर्ग करती रही है, लेकिन सती प्रथा के रूप में इसकी उत्पत्ति पातिव्रत्य की उदात्त कल्पना के फलस्वरूप ही मानी जा सकती है, क्योंकि इस भावना में ये कल्पना अंतर्निहित है कि पति पत्नी का संबंध इस लोक में ही नहीं परलोक में भी अक्षुण्ण रहता है। दूसरी तरफ सती स्त्री वैधव्य के कष्टों से चिंतित होकर भी अपने प्राणों का उत्सर्ग पति के साथ करने लगी, लेकिन
हमारे यहाँ एक बड़ा कारण ये है कि बाल विवाह के प्रचलन के कारण लड़कियों पर संदेह होता था कि वो विधवा होने के पश्चात पवित्रतापूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर सकती हैं या नहीं। इसके लिए लोक में ये आवश्यक माना जाने लगा कि पति की मृत्यु के तत्काल बाद पत्नी भी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दे। किंतु हमारे यहाँ सती के सामान्यता इन आयामों से भिन्न दो और आयाम मिलते हैं, और वह है जिसमें माँ, बेटी और पत्नी अपने संबंधियों के साथ सती होती है। अब आप सोचेंगे कि माँ, बेटी और पत्नी शव के साथ जलना तो दूसरी बात है, वो स्वयं चिता बनाकर शव के साथ ही अग्नि प्रवेश कर जाती है। यदि शिष्ट साहित्य की बात हम करें तो वहां पति के शव के साथ ही पत्नी का सती होना वर्णित है, लेकिन हमारे यहाँ बेटी अपने पिता के शव के साथ, माँ अपने बेटे के शव के साथ, और पत्नी का तो है ही, वो तो शिष्ट साहित्य में भी है और आज तक हम सुनते आए हैं। हमारे यहाँ लोक गाथा है सूरज शहीद। सूरज शहीद एक बलवान व्यक्ति है और जो एक शेर को मार देता है, शेर का वध करता है, क्योंकि शेर ने बहुत आतंक मचाया है। तो वहाँ के राजा ने ये प्रतिज्ञा की कि जो व्यक्ति इस शेर का वध करेगा, मैं अपना आधा राज्यपाट उसको दे दूंगा। तो राजा जब सूरज उसको वध कर देता है तो राजा अपने प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राजपाट उसे दे देता है और साथ ही अपनी बेटी का विवाह भी सूरज के साथ कर देता है। लेकिन कुछ समय के पश्चात वो युद्ध में, यहाँ हमारे पुंछ के पास बिंबर नाम की एक जगह है, तो जब वो युद्ध में जा रहा है वहाँ उसको युद्ध में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो स्वप्न में वो पत्नी को कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी तो मृत्यु हो गई है, और लेकिन तुम ठीक से रहना। तो ये बात सुनकर ही, जिनकी स्वप्न में ही वो आकर उसको बताता है, तो वो बड़ी कड़ी मुशक्कत करके, मेहनत करके उसके शव को बुलाकर अपने वहाँ मंगवा कर चिता रचाकर स्वयं सती हो जाती है। लेकिन दाता रणपत एक ऐसी गाथा है और बड़ी मार्मिक गाथा है जिसमें माँ अपने बेटे के साथ सती होती है। और माँ क्योंकि बहुत अपने बेटे से संभवतः माएँ बहुत प्यार भी करती हैं और उनके जाने के पश्चात उनका जीवन अत्यंत मुश्किल हो जाता, संभवतः इसलिए माँ भी अपने बेटे के शव के साथ सती होती है। ऐसा वर्णन हमारी बहुत सी लोक गाथाओं में आया है। एक बड़ी विडंबना कि यदि पत्नी किसी कारण सती न हो सकी तो हमारे यहाँ लोक साहित्य में ऐसा भी है, ऐसी एक गाथा है जिसमें ये कहा गया है कि पति की मृत्यु के समय तो पत्नी इसलिए सती नहीं हो सकेगी, अपना आत्मदाह नहीं कर सकेगी क्योंकि उसका बच्चा छोटा है। तो उसको एक आदेश दिया जाता है सास के द्वारा कि जब उसका बेटा बड़ा हो जाएगा, उसका विवाह कर लेगी, तो उस समय उसे सती होना है। अब वो आराम से जीवन अपना व्यतीत कर रही है, बहुत समय हो गया है और बहुत प्रसन्नता पूर्वक वो रह रही है, किंतु दिवंगत माँ की आत्मा और पति की आत्मा आकर उसे उस वचन की याद दिलाते हैं कि तू तो आराम से रहने लगी, तुझे
अपना वचन भूल गया, तो बहुत कुछ प्रयास करने के पश्चात कि उसे सती ना होना पड़े, वो बहुत पंडितों को बुलाती है, लोकोपचार करवाती है कि कहीं ये भूत प्रेत या क्या चीज थी जिसने मुझे इस समय आकर ऐसा कहा। वो उसके मोटिव है, एक अभिप्राय है कि उनके घर जलना शुरू हो जाता है, वस्त्र जलना शुरू हो जाते हैं, परिणामतः उसे सती होना पड़ता है और उसे आत्मदाह करना पड़ता है। ठीक इसी तरह की एक और गाथा कि पुत्र को राजा के घर, क्योंकि वो पुरोहित हैं राजा के, एक ही बेटा है, राजा के घर छोड़कर चले जाते हैं माँ बाप हरिद्वार, और पीछे से जमीन जायदाद का भागीदार वो ना बन जाए, इस समस्या के चलते राजा के बेटे और बेटी मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं, ब्राह्मण के बेटे की। और ब्राह्मण के बेटे की मृत आत्मा माँ और पिता को जब वहाँ स्वप्न में, हरिद्वार में स्वप्न में आती है कि मुझे इस तरह से प्रताड़ित किया गया है, तो माँ वहाँ से चलती है और राजा से अपने बेटा मांगती है। राजा इस बात से तो अनभिज्ञ है कि मेरे बच्चों ने उस भागी नाम के उस बच्चे को जायदाद के कारण मार दिया है, तो वो बहुत ढूंढता है, लेकिन जब उसको नहीं मिलता तो वो उस ब्राह्मण औरत को बहुत प्रलोभन देता है कि मैं तुम्हें इतना कुछ दूंगा, पैसे दूंगा, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे मेरा बेटा ही चाहिए। अब बेटे की हत्या हो चुकी है, उसे दरिया में फेंक दिया जा चुका है, तो माँ उषा का बेटा बनाकर वो अपने आत्मदाह करती है, इनकी कुशा का बेटा बनाकर आत्मदाह करती है। ये गाथाएं इतनी मार्मिक हैं लोक में, हमारे लोक साहित्य में, कि इनको गाते हुए जो गारड़ी लोग जब गाते हैं तो डुग्गर का रहने वाला व्यक्ति जो डोगरी भाषा समझता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी कि ये हमारे लोक की धाती हैं। और इसी तरह अन्य अनेक गाथाएं, लेकिन एक गाथा जिसमें बेटी, मात्र 9 वर्ष की बेटी अपने पिता के साथ आत्मदाह करती है, ये एक बहुत ही ऐसा उदाहरण है कि जो शायद ही किसी और लोक साहित्य में मिलता हो। ये उदाहरण है हमारे यहाँ एक लोक नायक हैं बाबा जित्तो, जिन्होंने जमींदारी प्रथा, और बाबा जित्तो को सारे पंजाब और पूरे भारतवर्ष के लोग उनसे परिचित हैं, बाबा जित्तो से। तो बाबा जित्तो की लोक गाथा में बाबा जित्तो को जब मार दिया जाता है, बल्कि वो आत्महत्या करते हैं गंदुम की ढेरी के ऊपर ही, तो उस समय उनकी बेटी को जब पता चलता है कि मेरे पिताजी को महतो ने, यानी कि जमींदार ने मार दिया है, तो वो अपने पिता की चिता बनाती है स्वयं, और स्वयं ही अपनी चिता भी वहां बनाकर 9 वर्ष की वो बच्ची जो है वहां सती होती है, और उसको भी सती का नाम ही दिया गया है। बड़ी शव के साथ, अपने बेटे के शव के साथ सती होने के पीछे तो कारण यही है कि माँ इस दारुण दुख को सहन नहीं सकती, या बेटी के भी कमाने वाला कोई नहीं है और पिता से उसका बेहद अनुराग है। हमारे यहाँ कुछ ऐसी गाथाएं हैं जिसमें अभी सगाई मात्र हुई है कि किसी कारणवश उस मंगेतर की मृत्यु हो जाती है, तो वो बच्ची बालिका अपने उस वचन को निभाती हुई आत्महत्या कर लेती है। अभी और ठीक इसी तरह की मैं उदाहरण नाम भी बता देती हूँ, दाता बाला, क्योंकि कुछ पंजाब से लोग जुड़े हैं, आदरणीय डॉक्टर विनोद तनेजा हमारे भाई जी वो भी हैं, और सर का बहुत ज़्यादा काम है, क्या लोक साहित्य पर, क्या शिष्ट साहित्य पर, और एक पत्रिका भी निकालते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नाम बता दूं ताकि भैया को कहीं शक ना हो जाए कि कौन सी गाथा में ये बात है। तो दाता बाला, बाबा
बटोला गाथाएं हैं जिनमें इस तरह की घटनाएं, जिसमें सती जो है वो अभी मात्र उसकी मंगनी ही हुई है और वो अपने पति के साथ आत्मदाह कर लेती है पति के साथ। और ऐसी गाथाओं में आत्मदाह ही हम कहेंगे ऐसे प्राण उत्सर्ग को, क्योंकि अलग से चिता बनाकर लकड़ियां स्वयं इकट्ठी करना और ये आत्मदाह की कोटि में ही आएगा, लेकिन लोक में उसे भी सती ही कहा गया है। सती का वह रूप जिसमें अब ये सती हमारे यहाँ ऐसे लोगों की जो मृत्यु होती है या ऐसी स्त्रियां जो सती हुई हैं, उनके लिए डुग्गर में एक देहरियां बनाई जाती हैं, उनकी स्थापनाएं की जाती हैं और बाद में देवी के रूप में उनकी पूजा, मांगलिक कार्यों को आरंभ करने से पहले अपने उस प्रायश्चित को ये लोग एक अनुष्ठान के रूप में वो करते हैं। हम सब हिंदी वालों ने संभवतः अब न बनेगी देहरी उपन्यास पढ़ा होगा। अब न बनेगी देहरी उपन्यास पढ़ा होगा। वो देहरी क्या है कि वो देहरी डुग्गर कल्चर में, डोगरा संस्कृति में, हमारी लोक साहित्य में एक ऐसी मंदिर नुमा एक बनाई जाती है अपनी जमीन में, अपने घर के आसपास, जहाँ पर ये लोग उनकी स्थापनाएं करते हैं मृतकों की, या कहीं अपने स्वार्थवश किसी का वध इन्होंने किया हो, उनकी भी देहरी बना दी जाती है। और बाद में वहाँ पर उसकी मान्यता जो है वो ये लोग आजीवन करते हैं। और तमाम डुग्गर क्षेत्र में ये देहरियां हैं जिनमें मोहरे बनाए जाते हैं। वो मोहरे जो हैं वो एक तरह के सिंबल हैं और इन मोहरों को बाकायदा डोगरा समाज का कोई पंडित, कोई पुरोहित मनाता है मिट्टी से पुतले नुमा, और उनकी पूजा, उनकी आराधना ये लोग तह जिंदगी करते आए हैं। और अगर कभी भूल से ये ना कर पाएं और घर में कोई समस्या हो जाए तो इन्हें एक संकेत भी मिलता है, क्योंकि इनके घर में कुछ ऐसा होएगा जिससे ये कहेंगे कि हमने उस देहरी पर जाकर उस सती की आराधना नहीं की, पूजा नहीं की, उसकी मान्यता नहीं की। संभवतः इसी कारण ये गलती हुई है। यानी कि डुग्गर का लोकमानस इस तरह की घटनाओं को इतनी वरीयता देता है, और इसके पीछे का कारण यही रहा कि डुग्गर लोग बहुत कम आयु में, बहुत छोटी आयु में अपनी बच्चियों का विवाह करवा देते थे। पढ़ाई यहाँ नहीं थी, कंडी क्षेत्र थे, बहुत गरीबी थी, जिसके कारण वो बच्चियाँ ससुराल में जब जाती हैं तो जब किसी प्रताड़ना का शिकार होती हैं तो या तो वो स्वयं भी आत्महत्या कर लेती थी, या कहीं पति बड़ी उम्र का होने के कारण अगर मृत्यु को प्राप्त हुआ तो वो उसके साथ ही आत्मदाह करने को विवश हो जाया करती थी। लोकमानस में एक दूसरा अभिप्राय है बहु प्रताड़ना का। लोकमानस में ससुराल सदैव, डुग्गर लोकमानस में, यूं तो संभवतः सब जगह ही हो, लेकिन बहू के मायकों को लेकर, माँ वालों को लेकर हमेशा बड़ी हीन दृष्टि, बड़े निकृष्ट विचार रखता है, जो आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है। ये घर घर में ये कथा है कि अमुक बेटी को सास मायके का ताना दे रही है, लेकिन
डुग्गर में ये चीज़ें बहुत प्रचलित हैं। हमारे यहाँ एक लोक गाथा है बुआ अमरो। अब बुआ हमारे यहाँ बेटियों को कहा जाता है ना। ये नाम जो सारे मैं बोल रही हूँ अमरो वगैरह, ये लोक क्षेत्र के ही नाम हैं। बुआ अमरो बहुत छोटी है कि तीज का त्योहार आता है, अपनी सास से लाल वस्त्र मांगती है कि माँ मुझे अंदर से वस्त्र दे दो ताकि मैं भी पहनकर तीज खेलने जाऊं। तो माँ सास उसे कहती है कि इतना ही शौक था तीज खेलने का तो माँ बाप को कहती कि वस्त्र भेज देते। और फिर आगे तियां होन तक खेड़न सामा नुए दा कम नाही, यानी कि बहुएं नहीं सामा खेलती, बहुएं नहीं ये तीज खेलती, ये तो बेटियां खेलती हैं और तू अब हमारी बहू, इसलिए तू नहीं खेल सकती। यही नहीं, वो इतनी कम उम्र में चक्की पीसती है, ओखली में धान कूटती है, और जब धान नहीं कूटा जाता तो वो सास उसका सिर ही उस ओखल में देकर उसको मार देती है। और ये जब तक अब थक जाती है, खाना तो बनता नहीं, तो वो उसको कहती है आज तूने खाना नहीं बनाया है? तो माँ बाप को कह कि तेरे लिए पका पकाया भोजन यहाँ भेज दिया करें ताकि तुझे ये काम ना करना पड़े। जब तक माँ बाप तक तो संदेश पहुँचता है, जब तक वो संदेश पहुँचता, वहाँ से रोटियाँ आती, खाना आता, तब तक बेटी जो है वो ससुराल वालों के द्वारा मार दी जाती है। चाहे अब डुग्गर में सबसे एक बड़ा मार्मिक उदाहरण मैं बताऊंगी कि एक गाथा है रूले दी कूल। रूले दी कूल, रूल नाम है उस लड़की का। अक्सर लोक में ये मान्यता रही है कि कुएं में पानी ना आए तो बलि दे दीजिए, कहीं पानी नहीं आ रहा या राजा किसी कारण से परेशान है तो बलि दे दीजिए। तो बलि का प्रावधान हमारे यहाँ रहा है। ये एक ऐसी बलि है कि पंडित जी कहते हैं कि बड़ी वे नुआ दी बड़े वे पुत्र, यानी कि बड़ी बेटी की, बड़े बेटे की या बड़ी बहू की बलि दो तो इस कुहल में पानी आ जाएगा। तो अब क्या है कि बहू मायके गई है तो सास ससुर कहते हैं कि भाई किसकी बलि दी जाए, यहाँ तो बड़े बेटे की भी बात की जा रही है। तो सास कहती है कि नहीं, बहू को बुलाया जाए, बलि उसी की लगेगी, क्योंकि अगर बेटा होगा तो और बहुएं आ जाएंगी। सिर जे रोंगन राजा पग्गा बथेरियां, अड़िया नुए दागा देया गे गुलूर, यानी कि बलि बहू की ही दी जानी चाहिए, बेटा अगर रहेगा तो उसकी और शादी करवा दूंगी। तो बहू को बुलाया जाता है और बहू चुपचाप आकर बलि के लिए तैयार है। लेकिन जब उसकी चिनाई शुरू होती है तो बहुत ही मार्मिक गाथाकार जब बोलते हैं तो बहुत ही मार्मिकता है इस गाथा में कि वो उसको बोलती है कि लक बे लक मिगी दब बटेरिया, यानी कि है दबाने वाले मुझे मेरी कमर तक दबाना, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है, उसको मैंने दूध पिलाना है, मुझे थोड़ा सा वक्त दे दे कि मैं उसको दूध पिलाऊं। लेकिन ये एक ऐसी प्रथा है कि जिसमें वो वक्त चूकना नहीं चाहिए, तो एकदम से उसको चिना जाता है, चिनाई उसकी हो जाती है, कूल में पानी आ जाता है, लेकिन रूल की बलि दी जाती है, दी गई। अब वो अलग बात है कि जब मृत्यु हो जाती है तो यही स्त्रियां जिनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया गया है, इतनी पीड़ित की गई हैं, इन बधुओं को समाज दाती, स्थापति, शीलवंती आदि संबोधनों से लोग समाज पुकारता है। और फिर इन्हीं स्त्रियों को कुल की अधिष्ठात्री भी स्वीकार की मान्यता भी दे दी जाती है। लेकिन मान्यता भी मिल जाती है, सब कुछ है,
लेकिन बहु उत्पीड़न की मानसिकता आज भी डुग्गर समाज में, डोगरा समाज में ज्यों की त्यों है। उनकी दैनिक चर्या बेहद मार्मिक रही है, क्योंकि अधिकांश डोगरा युवक फौज में नौकरी करते थे। बहुत कम उम्र में विवाह हो जाने के कारण पत्नी घर, खेती बाड़ी, चक्की चूल्हा ये सब काम करती है, लेकिन 12 मास इंतजार करती है पति के आने का, लेकिन वो नहीं आता तो रोती है। वो रुदन भी ससुराल को नहीं दिखाना है तो वो कहती है कि क्या करूं। एक लोकगीत है कि गिल्ले गुट्टे चुलिए लानियां, रोनियां तुआं ते पंज प्यारे, कि हे प्यारे रो रही हूं, कैसे रोऊं, लोग मेरे आंसू देख लेंगे। तो मैं चूल्हा जलाती हूँ, उसमें उपले जलाती हूँ, वो गीले वाले हों, सूखे हों के तो धुआं नहीं पड़ेगा। तो धुएं की आड़ लेकर मैं आंसू बहा लेती हूँ, रो लेती हूँ, अपना दुख सुना लेती हूँ, क्योंकि मैं अपने आंसू किसको दिखाऊं, और सबसे छुपाने की खातिर धुआं का आड़ लेती है। यानी कि शेष भारतीय समाज की तरह डुग्गर में बेटियों के मातम पर हमेशा, बेटियों के जन्म पर हमेशा मातम मनाया जाता रहा, और बेटे का जन्म पर बेहद खुशियां। यहाँ तक एक लोक गाथा में है कि बेटी जन्म लेती है। अब ये प्रथा तो हमने राजस्थान में सुनी थी, लेकिन हमारे यहाँ की लोक गाथाएं भी उस सीमा तक पहुंची हैं कि बेटी के जन्म के पश्चात उसे दबा दिया जाता है, उसे जमीन में गाड़ दिया जाता है। वो अलग बात है कि आज तो जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। एक और अभिप्राय, मोटिव जो डोगरी लोक गाथाओं में हमें मिलता है कि इतना पिछड़ा हुआ समाज, लेकिन यहाँ जातीय समीकरण के अनेक उदाहरण हमें मिलते हैं। यानी कि जातीय समीकरण यहाँ बहुत मिलता है। एक उदाहरण यहाँ जातीय समीकरण यानी कि तथाकथित उच्च और निम्न जाति के पारस्परिक लोगों के सौहार्दपूर्ण संबंध यहाँ देखे गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम बाबा जित्तो की गाथा को ही ले सकते हैं कि बाबा जित्तो तो उच्च कोटि का ब्राह्मण है, और उसका मित्र जो है, जब गरीबी है तो जब जमींदार उसको जमीन लगाने के लिए देता है, 1/4 हिस्से का फैसला होता है, तो वो उसका एक मित्र है ईसो मेघ, यानी कि तथाकथित निम्न जाति का व्यक्ति, उसके साथ उसकी प्रगाढ़ मित्रता है। दोनों मित्र मिलकर उस जमीन को लगाते हैं, खूब फसल पैदा करते हैं। और जातीय समीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण तब मिलता है जब ईसो जब बाबा जित्तो जब आत्महत्या कर लेता है। उस मैं थोड़ी सी आपको कथा भी बता दूं, क्योंकि बाहर वाले, उत्तर भारत वाले लोग तो जानते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को नहीं पता होगा कि जब फसल बहुत ज़्यादा गंदुम हो जाती है तो जमींदार सारी की सारी उठाने का प्रयास करता है। तो उस समय वो किसान नेता, अब नेता हो गया, किसान नेता बन गया वो। अब वो किसान उसको कहता है कि तुम अपना हिस्सा ले सकते हो, मेरा हिस्सा आप नहीं लेने दोगे। लेकिन जब वो जबरदस्ती अपने वो साहूकार जबरदस्ती करने लगता है तो उस समय उसकी ढेरी के ऊपर, गंदुम की ढेरी के ऊपर वो जित्तो अपनी कटार लेकर आत्महत्या कर लेता है। और रक्त से सनी हुई वो गंदुम, कहते हैं, कहा जाता है, एक आर्किटाइप है कि जो कोई उस रक्त से सनी जिसने वो खाई कनक, गंदुम, वो आज भी प्रत्येक वर्ष यहाँ जम्मू के अखनूर क्षेत्र में आषाढ़ मास की पूर्णिमा को, अभी हाल ही में, लेकिन मेला इस बार नहीं लगा क्योंकि कोरोना के कारण, हर साल मेला लगता है। और वो लोग, सारे लोग आते हैं जिन्होंने बाबा जित्तो की वो रक्त से सनी हुई वो गंदुम खाई थी। तो यहाँ मोटिव ये है जातीय समीकरण का
कि ईसो मेघ होने के बावजूद जब जित्तों का दाह संस्कार होने लगता है तो उनके साथ ही वो अपनी भी चिता बनाता है। बेटी तो अपने पिता के साथ चिता बनाकर सती होने के लिए तैयार है, लेकिन वो मित्र भी अपनी चिता वहां बनाकर उस दोस्त के साथ वो भी आत्मदाह कर लेता है। यानी कि इस तरह के उदाहरण मुझे लगता है, जो मैं समझती हूँ, किसी दूसरे साहित्य, किसी दूसरे अन्य प्रदेशों के लोक साहित्य में हमें नहीं मिलेंगे। जातीय समीकरण यहाँ तो उचित है, लेकिन कई बार डोगरा समाज जो है एक ऐसी प्रथा है जिसका वो पूरी तरह से निर्वहन आज भी कर रहा है, जिसे कहा जाता है छिन्ना प्रथा। छिन्ना यानी कि दो एक ही जातियों के लोग या दो भिन्न जातियों के लोगों में भी यदि कोई आपसी कोई गुनाह या कोई गलत काम हो जाता है तो लोग, बिरादरी के लोग, ये लोग आपस में रोटी बेटी का संबंध विच्छेद कर लेते हैं, जिसे ये लोग छिन्ना कहते हैं। और ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये प्रथा चलती रहती है। ये नहीं कि ये बहुत बड़ी पुरानी बात है तो अब तो इसको छोड़ दिया जाए, लेकिन वो नहीं छोड़ते युगों तक, आज तक। यानी कि ये लोग कब से ये प्रथाएं चली आ रही हैं, लेकिन आज भी वो प्रथा के रूप में उसका निर्वहन करते हैं कि हमारा इनके साथ छिन्ना रहा है, हम इनको नहीं बुलवाएंगे। यानी कि अपने शादी ब्याह में उनके साथ संबंध तक ये लोग स्थापित नहीं करते। एक और मोटिव हमारे यहाँ लोक गाथाओं में मिलता है, क्योंकि लोक साहित्य का अध्ययन हमें काव्य शास्त्रीय अध्ययन की परिपाटी पर नहीं करना होता है ना, वो हमें लोक वार्ता शास्त्रीय परिपाटी पर करें तो ज्यादा उचित होता है। तो मैं उस लोक वार्ता शास्त्रीय अध्ययन की बात ही यहाँ कर रही हूँ। एक मोटिव यहाँ वीर पूजा का है। यहाँ एक तो जो सेना में नायक रहे हैं उनका, इसके साथ ही साथ जो गो, ब्राह्मण या किसी दुखिया व्यक्ति के संरक्षण के लिए या उसकी रक्षा करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी वीर की संज्ञा दी जाती है। यानी कि वो धर्म का, मानव धर्म का पालन करते हुए शहीद हुए, इसलिए वो वीर हैं। और उन वीरों की समाधियां बनाई जाती हैं और हर वर्ष उन वीरों की समाधियों पर मेले लगते हैं। ग्राम देवता के रूप में, यानी कि गांव के देवताओं के रूप में उनकी मान्यता है, पूजे जाते हैं और उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। दाता हल्लो इसका उदाहरण है कि उन्होंने गाय की रक्षा हेतु अपने प्राणों का उत्सर्ग किया था, इसलिए वो हमारे यहाँ के लोक नेता के रूप में उनकी लोक में वो एक बहुत बड़े नायक के रूप में माने जाते हैं। यानी कि एक तो जो युद्ध में अपने प्राणों का प्राण न्यौछावर करता है वो, दूसरा जो गो रक्षा के लिए, ब्राह्मण रक्षा के लिए या किसी निहत्थे व्यक्ति की रक्षा के लिए जिसने भी प्राणों का उत्सर्ग किया, वो हमारे यहाँ वीर नायक हैं, उनकी पूजा होती है। और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ हमारे पूजनीय, और वो लोग आज भी हमारे किसी किसी कुल के देवता कहे जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान लोग उनकी वहाँ देहरियों पर जाकर करते हैं। बाबा जित्तो डुग्गर भूमि का एक लोकप्रिय नायक है। जितमल नाम उसका था और वो उसने जमींदारी प्रथा का घोर विरोध एक तरह से किया और अपना बलिदान देकर उसने जो काश्तकारी में अपने बराबर के हिस्से की जमीन, अपने बराबर के हिस्से का अनाज उसे मिले, इसके लिए जो उसने बलिदान दिया, इसकी खातिर वो संपूर्ण उत्तर भारत का एक बहुत बड़ा लोक नायक कहा जाता है। लोक नायक के रूप में उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे यहाँ जिन्होंने आत्मसम्मान के लिए भी बलिदान दिया, आत्मसम्मान के लिए भी, यानी कि किसी गलत कार्य को वो रोक नहीं सकते थे,
उनसे नहीं रुक सकता था, तो जिन आत्मसम्मान के लिए बलि देने के कारण भी वो वीर कहलाए और उनके बलिदान को भी सम्मान दिया जाता है। बाबा मईमल इसका उदाहरण है और डुग्गर की ये खास विशेषता है कि यहाँ धर्म, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं और धर्म की रक्षा हेतु जो व्यक्ति अपने प्राणों का उत्सर्ग करता है वो वीर कहा जाता है। डुग्गर समाज में मैं बात थोड़ी सी कहकर ख़त्म करूंगी कि डुग्गर में लोक विश्वास, यहाँ की सीधी सादी जनता और या सरल लोग हैं यहाँ के, उनकी ये विशेषता रही है कि वो मूर्ति पूजा करते हैं और जगह जगह जिनकी बहुत ज़्यादा मूर्ति पूजा, यहाँ तक कि शहीदों के जो उन्होंने स्मारक बनाए हुए हैं उन स्मारकों पर भी वो लगातार पूजा करते हैं, सुबह मत्था टेकते हैं वहाँ जाकर। और क्योंकि जम्मू तो चूँकि वैसे भी प्रसिद्ध है, मंदिरों का शहर है, लेकिन मंदिरों से जम्मू पूरी तरह से सनाथ है। यहाँ देवता, सजावटियाँ, ये सब इनके स्तुतिगान, सुबह हमारी उन्हीं के स्तुतिगान से शुरू होती है। पुत्रोत्पत्ति या 16 संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक जो होते हैं उन सभी में इन कुल देवताओं की, यानी कि जो लोग जिन्होंने बलिदान दिया है या जिन्होंने आत्महत्या की है किसी अच्छे काज के लिए, उनकी पूजा होती है और उनको लोग धन्य धन्य कहते हैं। डुग्गर भूमि देवताओं की धरती है। यहाँ वैष्णो देवी से सभी परिचित हैं। वैष्णो देवी बहू फोर्ट में जिसको काली माता का मंदिर है, चिच्ची माता, सुध महादेव, पुरमंडल जहाँ उत्तरबैनी है, गुप्त गंगा है, यानी कि रेत ऊपर से बिल्कुल रेत है, आप गाड़ी गुजार सकते हो, लेकिन जब उस रेत को थोड़ा सा हटाओगे तो नीचे से जल ही जल है। लोग वहाँ अपने संबंधियों की अस्थियां भी रेत हटाकर प्रवाहित करते हैं और वो दूसरे दिन बिल्कुल गुप्त गंगा नाम उसको दिया गया है, उसकी बहुत मान्यता है। और डोगरी लोकगीतों में इन सब प्रदेशों, इन सब तत्वों की, इन सब उपादानों की का विशेष महत्व है। एक बड़ी बात कि जम्मू में नागों की बहुत पूजा होती है, नाग पूजा, क्योंकि लोग धार्मिक हैं और कहा जाता है कि जम्मू की धरती जो है बासुकी की धरती है, बासुकी नाग की धरती है। और जगह जगह आप देखेंगे यहाँ जो लोग आए हैं कि सांप की वो बर्मियाँ स्थान स्थान पर मिलती हैं और लोग वहीं पर पूजा करना शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि मेरे विश्वविद्यालय में बहुत सारी वर्मियाँ हैं और सुबह जो मॉर्निंग वॉकर हैं वो लाल वस्त्र उस पर चढ़ा देते हैं, वो कोई दूध चढ़ा रहा है, कोई कुछ चढ़ा रहा है, यानी कि नाग पूजा यहाँ की एक विशिष्ट पूजा के रूप में नाग पंचमी के त्यौहार पर तो पूजा होती ही है, उसके अतिरिक्त भी ये हर रोज यहाँ भी कहीं वर्मी देखेंगे वहाँ पर उसकी पूजा जो है, नाग की पूजा का विधान हमारे यहाँ है। हमारा लोक साहित्य, यहाँ का लोक साहित्य, लोकगीत, लोक कथाएं इन सब मोटिफों से भरी पड़ी हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा दुखदाई मैंने जो बात की सती की है, बहु उत्पीड़न की है और उनके साथ साथ उन लोगों की है जो आत्मदाह करते हैं, आत्महत्या करते हैं, और लोग इन सब चीज़ों को मान्यता देता है। इस प्रकार कहा जा सकता है, अगर मैं ख़त्म करूं तो डोगरी लोक साहित्य में निहित सौंदर्य का मूल्यांकन अगर हम करें तो वो हमेशा सर्वथा अनुभूतिजन्य है, अनुभूतिजन्य है और ये उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव। इसीलिए उसमें जनजीवन की प्रत्येक अवस्था, उसमें प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय, हर समय और प्रकृति, सभी कुछ उसमें समाहित है। अंत में मैं
आप सबका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे सुना। विशेषकर आयोजकों का धन्यवाद, आभार जिन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया और मैं बहुत अपने आत्मीय जनों से यहाँ मिल रही हूँ। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत आभार मंजू। धन्यवाद मैडम, एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए। गंगा कावेरी व्याख्यान माला में डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति के ऊपर आपने जो सारगर्भित व्याख्यान हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसके हमारे सभी, ऐसा लगता है सभी प्रतिभागी साथी अपने घर बैठे बैठे डोगरी जो है, जो डोगरी का प्रदेश जम्मू जो है, जम्मू का सैर कर चुके हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है। डोगरी साहित्य संस्कृति, मतलब लोक साहित्य हो, संस्कृति हो, आचार विचार और वहाँ की जनजीवन शैली जो होती है और उनकी जो सामाजिक पद्धति किस प्रकार की होती है, इन सब के ऊपर आपने प्रकाश डाला है। तो मैं अपने सभी प्रतिभागियों की ओर से, अपने कॉलेज और सभी दोनों कॉलेज और अपने संघ की ओर से मैं आपको हृदय से आभार प्रकट करते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका। हाँ, आगे की ओर चलते हुए जैसे कि मैं अपने प्रतिभागी मित्रों से आज के विषय जो है डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति के विषय पर जो कुछ भी अपना क्या है विचार व्यक्त करना चाहते हैं, या अपनी शंका या अपना जो कुछ भी विषय बताना चाहते हैं या प्रश्न हो डोगरी, क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए हैं कश्मीर में, वह भी जम्मू में, वहाँ की स्थिति किस प्रकार की होती है और वहाँ जनजीवन किस प्रकार का होता है और डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति किस प्रकार की होती है, उनके ऊपर हम यहाँ से बैठकर, यहाँ बैठकर के अपने घरों में बैठ कर के ही हम उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मैडम वहीं पर बैठी हुई है जम्मू में। उनसे आप जो कुछ भी पूछना चाहते हैं आपका स्वागत है, आप अपना माइक अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। सर नमस्ते सर, मंजू जी। हाँ स्वागत है मैडम, बताइए। स्वागत है, पूछिए। मैडम आपका व्याख्यान बहुत अच्छा रहा। धन्यवाद। डोगरी साहित्य, संस्कृति, वहाँ की परिवेश, सबको मिलाकर जो आपने कथात्मक रूप से आपने जो प्रस्तुत किया है ना व्याख्या, वाकई में बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा सर मैडम। और ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हर समय हम मैं सुनती आ रही हूँ, निश्चित रूप से सुन रही हूँ, और सभी का व्याख्यान बहुत ही अच्छा रहा। पर आपका जो डोगरी है उसके बारे में मेरी जानकारी भी बहुत कम थी, पर आपने बहुत सुंदर ढंग से कथा कहते हुए, कथाओं को जोड़ते हुए। हाँ मैम, लोक साहित्य की बात थी तो मुझे वो लोक साहित्य की ही बात मैंने करनी थी, अन्यथा आज लोक साहित्य जो लिखा जा रहा है साहित्य वो बड़ा व्यापक है, विशाल है। मैंने लोक साहित्य की चर्चा की तो वो लोक वार्ता शास्त्रियों के अनुरूप ही उसका अध्ययन मैंने यहाँ आपके सामने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया मैडम, बहुत बहुत आभार मैडम। ये भवानी मैडम है, मदुरई, तमिलनाडु मदुरई में रहती हैं, और तमिलनाडु मदुरई, और आप जम्मू में। नमस्ते। तो गंगा कावेरी का क्या बात है। आपको आमंत्रित करते हैं हम लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही इस कोरोना महामारी से हमें मुक्ति दिला दे, और आप लोग जहाँ आए जम्मू में, हम यही हैं और आपका स्वागत करेंगे। ना कश्मीर में बीना बुदकी। हाँ बीना बुदकी मैम जी। हाँ, वो कई बार यहाँ चेन्नई आ चुकी है। अच्छा। तो उनसे हम लोगों के, ये लोग वहाँ रहते नहीं हैं, अब दिल्ली में है मैडम। अच्छा, दिल्ली में है तो लेकिन कार्यक्रम वो करवाती हैं कश्मीर में मैडम। हाँ जी। तो सर आप सबको मैं आमंत्रित करती हूँ अपने यहाँ। बिल्कुल आऊंगी, इसी बहाने कश्मीर और जम्मू कश्मीर सबको देखना है। आऊंगी मैडम, बहुत अच्छा। धन्यवाद भवानी मैडम, धन्यवाद। आपकी जो राय, आपने विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और कोई साथी अपनी जिज्ञासा या अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं? आज का जो व्याख्यान है डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति के ऊपर अपना विचार व्यक्त करना चाहते हैं या जिज्ञासा या अपना कोई भी सवाल हो पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप माइक अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। मंजुनाथ जी। हाँ बताइए मैडम। लता चौहान है, ये बेंगलुरु से हैं, पूछिए मैडम। डॉक्टर परमेश्वरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो शायद कहीं हम मिले भी होंगे, ऐसा लगता है मुझे। मेरा ये एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर और जम्मू, मुझे वहाँ से एक जो कश्मीरी संगम के द्वारा एक खिताब भी मिला है, हब्बा खातून स्वर कोकिला। अच्छा, वाह। उनके नाम का मुझे स्वर कोकिला सम्मान प्राप्त हुआ है। और दूसरी चीज, बहुत बहुत बधाई मैम, बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। हब्बा खातून नाम से है वो। और दूसरी चीज, अग्निशेखर जी को पढ़ा है मैंने। जी, वो कश्मीर के कवि। हाँ बिल्कुल। हाँ, वो जम्मू में ही रहते हैं शायद। उनकी सारी कविताएं, और उनकी पत्नी भी लिखती है। बहुत बढ़िया। आपका जो लोक साहित्य आज जो भी मैंने चर्चा सुनी, उसमें एक चीज आपने जो बताई, मैंने कुछ नोट किया था कि पत्नियों पर या जो विवाहित स्त्रियां हैं उनको इसलिए सती होना पड़ता है क्योंकि उन पर एक अविश्वास कर दिया जाता है समाज के द्वारा कि वो शायद अपना अस्तित्व या अपनी इज्जत ठीक से नहीं बचा पाएगी, इसलिए उसको सती हो जाना चाहिए। तो ये एक कारण रहा है। ये लोक मान्यता। ये कारण आपने बताया, क्या यही कारण पुरुषों पर लागू नहीं होता था? मैम ये लोक है, ये हमारा लोक है। अब लोक जिस चीज को मान्यता देगा वही मान्य है। वहाँ किसी पुरुष का पत्नी के साथ सती होना या सता होना का कोई उदाहरण हमें नहीं मिलता। या ये तो हमने हर एक लोक साहित्य में देखा है। और ये लोक साहित्य है। लोक साहित्य में आपको पता ही है कि युगों से स्त्री किस तरह रही है, किस तरह प्रताड़ना का उसे। लेकिन आज जो श्रेष्ठ साहित्य है डोगरी में जो लिखा जा रहा है, और अब डोगरा समाज बहुत उन्नत समाज है जी। डोगरा स्त्री आप देख ही रही हैं, बहुत बहादुर और सब पढ़ी लिखी। अब समाज बदला है। और दूसरा मेरा सवाल ये था कि मतलब सवाल तो नहीं, एक जिज्ञासा है कि आपने सती शब्द भी कहा है और आत्मदाह शब्द भी कहा है। दोनों उदाहरण मिल रहे थे जी। हाँ, इन दोनों में जैसे हम कह रहे हैं कि वो अपने पिता के साथ भी जल जाती है या अपने आप को समाप्त कर लेती है, तो इन दोनों में से प्रयुक्त शब्द मतलब किस अर्थ में लिया जाए? मैम ये क्या है कि लोक साहित्य में उनको सती की उपाधि दी गई है। उपाधि दी गई है। हाँ जी, वो लेकिन वो आत्मदाह भी अगर करती है तो पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर अपने सामने पिता की चिता स्वयं रचती है और साथ ही अपनी दूसरी चिता स्वयं रचकर वो उसमें बैठती है। तो वो सती नहीं कहलाएगी? नहीं, हमारे लिए शिष्ट साहित्य में हम उसको सती नहीं कहेंगे। लेकिन लोक साहित्य में उसको सती का दर्जा दिया गया है। और मैडम हमारे यहाँ मैंने देहरियों की जो बात की ना जी, वो बाद में ये लोक समाज उसकी मान्यता भी देता है और उसको सती कहकर कि बहुत वो सती थी और उसकी मान्यता देवी के रूप में उसकी मान्यता भी वो करता है। लेकिन उसको लोक में सती ही कहा गया है। सती ही कहा गया है। तो यही दो शब्द थे कि आत्मदाह माना जाए या सती माना जाए। मैं उसको आत्मदाह कह रही हूँ क्योंकि मैं क्रिटिक थी, तो मैं कह रही हूँ कि इसको आत्मदाह में क्यों नहीं हम लोग उन्हें गिना, लेकिन लोक में उसको सती ही कहा गया, तो इसलिए वो सती है। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और मंजुनाथ जी को बहुत धन्यवाद। इस श्रृंखला को ऐसे बनाए, हमको अलग अलग साहित्य को सुनने को मिलेगा। आज हमने डोगरी साहित्य देखा है, कुछ और अन्य साहित्य भी हम देखें। आप सभी को बहुत बहुत आभार मेरा। धन्यवाद।
धन्यवाद मैडम, आपके जो जिज्ञासा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र? नमस्कार। हाँ, सुनील कुमार जी बताइए। मैडम बहुत बहुत नमस्कार जी। क्या बात, आशीर्वाद है जी। जी आपको आशीर्वाद। गजब कर दिया आज आपने, जो डोगरी साहित्य और संस्कृति लोक साहित्य से परिचित कराया। सचमुच में बेहद जो है ज्ञानवर्धक व्याख्यान आपका था, और आप तो सचमुच इस विषय के आधिकारिक विद्वान हैं, तो आपको सुनना सदैव सुख रहता है। तो पुनः आज आपको विस्तार से सुना तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। और जिस सांस्कृतिक वैचारिक प्रदूषण के दौर में हम लोग जी रहे हैं, ऐसे विषय पर आज का जो व्याख्यान है वो सचमुच जो है हमारे लिए एक दिशा नियामक है। और जो बड़ी गहनता से आपने डोगरी लोक साहित्य की जांच पड़ताल की, तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। और मंजूनाथ जी और जो जयशंकर तिवारी की जो जोड़ी है ना, ये धर्मवीर की जोड़ी, ये कोरोना काल में जो है बड़ा बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। बहुत जो है सार्थक संवाद रस, आशीर्वाद बेटा। सचमुच जो है इनका जो है कि गंगा कावेरी नाम से उसको पूरी तरीके से चरितार्थ कर रहे हैं। श्रेय तो इन्हीं को जाता है। जी श्रेय तो इन्हीं को जा रहा है, जो इन लोगों ने हमें यहाँ इतने विद्वानों से, इतने लोगों से रूबरू करवाया। तो मंजूनाथ मिश्रा जी हम सबके आभारी हैं। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कुमार जी, धन्यवाद आपका, धन्यवाद। धन्यवाद आपका, हमें इतना अच्छा अवसर और मंच उपलब्ध करा रहे हैं आप। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई मित्र अपना विचार रखना चाहते हैं? आज का विषय जो रहा डोगरी लोक साहित्य और संस्कृति, यह आज का विषय रहा। प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा जो जम्मू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं, आज का इन्होंने जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने प्रस्तुत किया है, इस विषय पर आप जो कुछ भी अपना विषय मतलब विचार या जिज्ञासा रखना चाहते हैं, क्या कोई प्रश्न सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि डोगरी साहित्य लोक साहित्य और संस्कृति के ऊपर जिसकी जानकारी वह जो आप प्राप्त कर सकते हैं, आपका स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपका स्वागत है। यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 47वां व्याख्यान है। हम लगातार व्याख्यान करा रहे हैं आप सभी लोगों के सहयोग से। तो कोई मित्र अपना विचार या प्रश्न या जिज्ञासा जो हमारे सामने आज के विषय के संबंध में रखना चाहते हैं, आपका स्वागत है। अगर कोई प्रश्न या जिज्ञासा ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मैडम नमस्ते। नमस्कार। हाँ बताइए मैडम, स्वागत है आपका। सुनीता मैडम है या कर्नाटक से ही? मैडम अब नमस्ते, मेरा ये प्रश्न है, अब तक ये सती प्रथा जारी है या विलुप्त हो चुकी है मैडम? नहीं मैम, ये लोक में थी, अब नहीं है। इस समय कोई ऐसा उदाहरण हमारे समाज में विद्यमान नहीं है। इस समय कोई भी इस तरह का उदाहरण हमें यहाँ नहीं मिलता, क्योंकि आपको पता है कि ये अपराध की श्रेणी में है अब। हाँ मैडम। लेकिन जब रही है तो ये बहुत क्रूरतम प्रथा थी। हाँ, इसीलिए पूछ रही थी मैडम। हाँ। धन्यवाद मैडम। ओके धन्यवाद सुनीता मैडम, धन्यवाद। और कोई अपना सवाल या विचार व्यक्त करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। मगर आज के इतने जो सारगर्भित व्याख्यान से लगता है किसी को कोई शंका ना हो। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने अपना वक्तव्य हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो अगर कोई सवाल ना हो तो हम आगे बढ़ते हैं। मित्रों, यह गंगा कावेरी व्याख्यान माला का 47वां व्याख्यान है। यह व्याख्यान श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा उत्तर प्रदेश, हिंदी विभाग पॉम्पे कॉलेज अयकड़ा मंगलूर एवं मंगलूर विश्वविद्यालय हिंदी अध्यापक संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह संचालित है। तो मित्रों, हम आगे बढ़ते हैं। आगे की जो कार्यवाही धन्यवाद ज्ञापन धन्यवाद देने हैं तो मैं मंगलूर विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय कॉलेज मंगलूर में स्थित है, वहाँ के जो
हिंदी विभाग के आचार्य डॉक्टर नागरत्ना राव, इनका मैं धन्यवाद देने के लिए इनका मैं स्वागत करता हूं। गंगा कावेरी व्याख्यान माला के आज के इस व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा नमस्कार। अब मैं आपके सामने जो है इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और इसके समाप्ति की घोषणा करने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आज जो है प्रोफेसर परमेश्वरी शर्मा मैडम ने बहुत अच्छे ढंग से जो है डोगरी साहित्य और वहाँ उससे जुड़ी संस्कृति के बारे में लोक साहित्य के माध्यम से उदाहरण सहित बहुत सुंदर ढंग से जो है वहाँ की सामाजिक परंपराओं, विविध व्यवस्थाएं, रूढ़ियां, रीति रिवाज, सोच विचार और हर प्रकार की सोच के बारे में उन्होंने प्रकाश डाला है। इतना ही नहीं, उन्होंने डोगरी भाषा के माध्यम से डुग्गर समाज में व्याप्त या वहां पर निहित विविध धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को उजागर किया है। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सब हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हैं और हिंदी की इसी विशिष्टता, क्योंकि ये सबके लिए ग्राह्य है और इसी वजह से हिंदी भाषा के माध्यम से हम भारतीय साहित्य की परिकल्पना को पूर्ण करने में सक्षम हुए हैं। बिल्कुल। और हम ये भी जानते हैं कि हर भाषा जो है उस भाषा के समाज से जुड़ी है और उस समाज का प्रतिबिंब उसके साहित्य में प्रतिबिंबित होता है। आज मैडम ने डोगरी साहित्य और वहाँ की संस्कृति के बारे में जो कुछ भी कहा है, उससे हमें एक बात तो पता चल गई कि हम सब एक देश के वासी हैं। हम सुदूर दक्षिण में हैं, मैडम सुदूर उत्तर में है और दोनों की भाषाएं भले ही भिन्न हैं। हिंदी हमारे बीच की सेतु है, लेकिन समाज में जो भी रीति रिवाज हैं, रूढ़ियां हैं, परंपराएं हैं, कम ज्यादा एक ही है। और मैडम की जो व्याख्यान में मैंने जो अंत में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मंगलूर में भी नाग की पूजा को श्रेष्ठ माना जाता है और यहाँ पर भी नागों की पूजा होती है और कश्मीर में भी नागों की पूजा होती है। सुनकर बहुत अच्छा लगा और उससे लगा कि हम सब एक ही हैं, एक ही संस्कृति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। तो मैडम, गंगा कावेरी व्याख्यान माला के इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर मंजुनाथ सर और जयशंकर तिवारी के जो आयोजक, ये जो मंडल है, इसकी तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। आपके प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि हम अपने घर में बैठे कश्मीर की यात्रा करके आ गए और वहाँ के समाज और साहित्य को हमने समझ लिया। और इसी संदर्भ में जो है मैं पॉम्पे कॉलेज मंगलूर के कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर मंजुनाथ जी और SLBS कॉलेज गोंडा यूपी के प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना सारस्वत मैडम जी, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्रा जी, डॉक्टर जयशंकर तिवारी जी को धन्यवाद अर्पित करती हूँ कि वे सतत रूप से जो है इस श्रृंखला की कड़ी को तोड़े बिना जो है इस कार्यक्रम को बनाए रखा है इन्होंने। हम सब का साथ है सर, आप लोगों के साथ हम लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। और इस व्याख्यान कार्यक्रम में जितने भी विद्वान हिंदी अध्यापक और अध्यापकगण और जो शोधार्थी जुड़े हैं, उन सब की तरफ से मैडम एक बार फिर से आपका आभार प्रकट करते हुए मुझे ये मौका देने के लिए डॉक्टर मंजुनाथ सर जी को मैं आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं को, आयोजकों को।